हमने पेट्रोलियम और जल विद्युत तथा आणविक ऊर्जा के बारे में क्लियर किया। लास्ट जो फोर्थ यूनिट रही उसके अंतर्गत हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को पढ़ा, लोह एवं इस्पात उद्योग, उसके बाद आपके सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फिर कागज एवं दुग्ध उद्योग, फिर महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल रीजन यानी मुख्य औद्योगिक प्रदेश, उसके अंतर्गत महान झील यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूर बेसिन जर्मनी तथा कल की जो क्लास रही उसके अंदर हमने जापान के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिफ्थ यूनिट को मैं यहाँ पर रोकूंगा और रोकने के बाद हम आज बात करेंगे हमारे दूसरे पेपर के लिए। ये हमारा पेपर नंबर फर्स्ट है जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इसमें से कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से प्रश्न करें पहला, इसमें से आपको कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आया तो उसके बारे में हम पहले बात करें, नहीं तो हम बढ़ते हैं हमारे पेपर नंबर सेकंड पर। और पेपर नंबर सेकंड के अंतर्गत हम उन टॉपिक्स के बारे में पढ़े। मोस्ट जितने भी जो पीपीटीज है या जो पीडीएफ है मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उन पीडीएफ को रीड करें। एक जो फाइल है मेरे को नहीं मिल रही है, मैंने कहा था आपको कि मेरे एक नोट्स की किताब थी, अगर किसी के पास हो, मैंने आप में से किसी को दी तो पॉसिबल नहीं, लेकिन किसी न किसी आपकी सिस्टर जो थर्ड ईयर में थी उनके पास होगी, तो किसी के पास पता लगा लो तो ले लीजिएगा, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब फिफ्थ यूनिट में क्या है थोड़ा सा हम उसका डिस्कशन करते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे पेपर नंबर सेकंड पर। उस पेपर का जो नाम है वो है हमारा पर्यावरण भूगोल। तो हम फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में सबसे पहला है आपका परिवहन। अब परिवहन के अंतर्गत सबसे पहले हम रेल। अब ये जितने भी जो परिवहन के जो साधन है या परिवहन का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो हम केवल और केवल भारत के बारे में ना पढ़ेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूरे विश्व के बारे में। तो विश्व में रेल किस प्रकार से चली और अभी रेल की क्या स्थिति वहां पर पाई जाती है, तो विभिन्न रेल मार्गों का हम अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न रेल मार्ग, फिर वाटर मेजर ओशियन रूट्स, विभिन्न प्रकार से जो महासागरीय जो क्षेत्र को रूट यानी वो जहां से जहाज निकलते हैं या जहाजों का जो रास्ता है उन रास्तों के बारे में बात करेंगे। फिर इनलैंड वाटरवे यानी मध्य महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, जिसमें मैंने राइन नदी के बारे में बात की थी कि जो राइन नदी है वह वहां पर अंतर महाद्वीपीय जल मार्ग की जो सुविधा है जो विश्व में, तो यहाँ पर यूरोप तथा रूस के अंदर या संयुक्त राष्ट्र या सोवियत संघ है यूएसएसआर, उसमें किस प्रकार से इनलैंड वाटरवे चलते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर हम बात पढ़ेंगे एयर, एयर यानी वायुयान। तो वायुयान के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि वायुयान या वायु यातायात को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। फिर उसके बाद वायु यातायात के कौन कौन से रूट यानी कौन कौन से रास्ते हैं उसके बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड यानी विश्व का व्यापार, और विश्व व्यापार के बेसिस यानी आधार क्या है, उसकी बैरियर्स यानी रुकावटें क्या है, तथा उसका प्रतिरूप यानी विश्व में जो व्यापार का प्रतिरूप है वो किस प्रकार का पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये किताब आपकी इस प्रकार से कंप्लीट होगी। तो इसके लिए सजेस्टेड बुक के बारे में जैसे कि दे रखा है एस डी कौशिक की, अगर आपके पास किताब है तो आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर जगदीश सिंह के आपके पास संसाधन भूगोल है तो भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो जो नोट्स मेरे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, मेरे द्वारा जो नोट्स दिए जाते थे उसमें से जो पीडीएफ है मेरे पास जो किताब है वो मुख्य रूप से आपके एस डी मौर्य की है। एस डी कौशिक की भी यूज कर सकते हैं, एस डी मौर्य की भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में से जो भी किताब मिले आपको उसके बारे में आपको पढ़ना है। लेटेस्ट डेटा बहुत कम किताबों में मिलता है तो आप देख लीजिएगा जिसमें किसमें लेटेस्ट डेटा आपको प्रोवाइड है। इसी प्रकार से अगर आपको दोनों ही किताबें नहीं मिलती हैं तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में वर्धमान का आप जब अपना ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप के अंतर्गत मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे किताब को सर्च किया जाता है। आप पहुंचेंगे, ये जैसे कि ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, तो टेलीग्राम के चैनल पर आप जब यहाँ पर क्लिक देते हैं तो क्लिक देते ही यहाँ पर आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि 277 फाइलें इस ग्रुप के अंतर्गत हैं।
तो फाइल में आपको सर्च करना है और यहाँ पर लिखना है, जैसे कि हमें लिखना है, हमें किताब चाहिए आर्थिक भूगोल की, तो हम यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं, तो लिखे आर्थिक आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल लिखते ही आप देखेंगे कि अर्थ भूगोल की अर्थ परिभाषा संकल्पना ये मैंने नवंबर में पोस्ट की, सितंबर के अंतर्गत ये चैप्टर्स आए, अगस्त के अंतर्गत ये आपके किताब। तो आर्थिक भूगोल की रूपरेखा सैद्धांतिक आर्थिक भूगोल ये किताब है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर वर्तमान की किताब भी देखने को मिलेगी। इंग्लिश में सर्च करते हैं, हम बात करते हैं और लिखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये पेपर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर वर्धमान की अगर किताब मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप VMOU सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखो संसाधन भूगोल, ये जो संसाधन भूगोल जो लिख रखा है, ये जो किताब है ये आपकी आर्थिक भूगोल की ही किताब है। तो आर्थिक भूगोल की इस प्रकार से आपको वहां पर किताब देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स या अपनी जो जितने भी जो कोई भी नोट्स चाहिए आपको वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार से देखते रहे और नोट्स ढूंढते रहे, जहां पर समस्या आती है तो मेरे से पूछते रहे, ठीक है। तो आप में से 31 में से 7 मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। रेगुलरली जो अटेंड करने वाले हैं उसमें अनीशा, आशा, खुशबू दोनों, पूर्णा ये रेगुलर है, बाकी तो सब भूल जाओ, उनका क्या होगा भगवान जाने, या कोरोना में क्या पता नहीं क्या होगा। खैर कुछ तो आया ही है। मैंने एक चार्ट आपके साथ में रखा था कुछ दिनों बाद, जो सबसे कम क्लास अटेंड करने वालों में है वो आपका थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर वालों ने बहुत कम क्लासेस अटेंड की है, कम से कम 16%। जितनी भी क्लासेस हुई उसमें सिर्फ 16% या 12% जो क्लासेस है वो थर्ड ईयर वालों ने अटेंड की है। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, कारण कुछ भी रहा होगा, समझ में नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, समझना है मेरे से समझना है, कोई ऑप्शन नहीं है। इस साल तक तो और मैं ही हूँ। और बाकी रहा दूसरे सोर्सेज, तो दूसरे सोर्सेज के लिए मैंने कहा था, मैंने आपको लिंक आज तो एक बांगड़ कॉलेज का भेजा है, सुमेरपुर का कॉलेज का भी भेजूंगा आपको, रानीवाड़ा, कहीं पर भी आपको जहां से भी यूट्यूब वगैरह से ये चैप्टर मिल जाए तो एक एक चैप्टर को पढ़कर थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाकर रख दीजिएगा। प्रैक्टिकल की तैयारी में इसके बाद जनवरी में आपको स्टार्ट करवा दूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो दूसरा जो पेपर है जिसे कहा जाता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। फर्स्ट जो चैप्टर रहता है हर यूनिट का या हर पेपर का वो रहता है जैसे कि एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, ठीक है। पर्यावरण और भूगोल में आपको क्या करना है, रिलेशंस क्रिएट करने हैं। तो अगर हम बात करें कि पर्यावरण भूगोल क्या है, तो पर्यावरण भूगोल क्या है, तो हमने कहा कि पर्यावरण और दूसरा शब्द लिया मैंने भूगोल। तो पर्यावरण तथा भूगोल यानी पर्यावरण तथा भूगोल दोनों को पढ़ाने वाला यह पर्यावरण और भूगोल। अब पर्यावरण कहाँ रहता है, वो जमीन पर रहता है, पृथ्वी पर रिलेटेड है। पृथ्वी पर 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, कुछ जैविक होते हैं और कुछ अजैविक होते हैं। तो जैविक और अजैविक जो तत्व होते हैं उन सभी का हम अध्ययन किसमें करते हैं, पर्यावरण में भी करते हैं और भूगोल के अंतर्गत भी करते हैं। जैसे कि हम आप बात करें कि पृथ्वी के अंतर्गत, हम भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, हम जल की बात करते हैं, हम विभिन्न जीव जंतुओं की बात करते हैं, हम विभिन्न प्रकार की वनस्पति की बात करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत भी हम इन सभी तत्वों की बात करते हैं। तो दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि पर्यावरण भूगोल क्या है, तो पर्यावरण भूगोल क्या है, तो जीवित जो जीव है और जो प्राकृतिक जीव है, पर्यावरण है, उसके बीच का जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसको हम पर्यावरण भूगोल कहते हैं। इस प्रकार से हम उसकी परिभाषा दे सकते हैं। अब पर्यावरण भूगोल का उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के क्रियात्मक स्वरूप को समझना है। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। डेफिनेशन, स्कोप, स्कोप क्या रहेगा, तो डेफिनेशन तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं। अब स्कोप की बात करते हैं कि विशेष क्षेत्र क्या रहेगा। तो विशेष क्षेत्र की बात करें तो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण किस प्रकार से भूगोल को प्रभावित करता है, भूगोल पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत किस प्रकार के हैं, पर्यावरण प्रदूषण को दूर कैसे किया जा सकता है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे चलता है, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं,
ठीक है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। तो हर प्रकार से पर्यावरण की अवचेतना यानी उसके बारे में हमें जागरूकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से अलग-अलग प्रकार से कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक-एक टॉपिक को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा और समझाता जाऊँगा कि इस सारे के सारे चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण भूगोल का। तो पर्यावरण भूगोल को पढ़ने के लिए हमें पर्यावरण का भी अर्थ देखना पड़ेगा। तो पर्यावरण भूगोल किसे कहते हैं? पर्यावरण भूगोल के विशेष क्षेत्र कौन-कौन से हैं? यानी स्कोप का अर्थ होता है कि हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे क्या? हम किन पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे? हमें किन-किन बातों के बारे में नॉलेज होना चाहिए? तो एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी दोनों के जो टॉपिक्स होते हैं उनको मिक्स कीजिए। ये हो गया आपका एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। फिर हम दूसरा जो टॉपिक रहेगा इसी फर्स्ट यूनिट का वो है इट्स रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट्स कि जो पर्यावरण भूगोल है क्या वह एक स्वतंत्र विषय है या इस पर्यावरण भूगोल का जो कंटेंट है वह किसी दूसरे सब्जेक्ट के कंटेंट से मैच है, एक दूसरे से प्रभावित है या एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि पर्यावरण भूगोल जो है वह सामाजिक पर्यावरण जो है, भूगोल है वो सामाजिक से किस प्रकार से या सोशियोलॉजी से किस प्रकार से कोरिलेट है। तो हम सोशियोलॉजी की बात करें तो समाज में हम बात करते हैं जैसे कि एक छोटा-सा उदाहरण ले लेते हैं कि हम पीपल अब पीपल को हम पूछते हैं क्योंकि वो हमारे सांस्कृतिक और हमारी जो सिविलाइजेशन है, उसकी जो सभ्यता है हमारी, उसका एक हिस्सा है। हम मानते हैं कि पर्यावरण पीपल के पेड़ में सारे देवताओं का निवास होता है। पीपल का जो पेड़ है, तो ये एक हमारी सांस्कृतिक चीज़ है। फिर हम बात करते हैं कि पीपल तो पीपल को अगर हम पर्यावरण दृष्टि से देखें तो पीपल क्या है? पीपल हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है? तो पीपल को हम दोनों में सोशियोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं और आपके इकोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। फिर हम बात करते हैं जैसे कि अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज को हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं और इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट रहती है किस पर? रॉ मटेरियल हो या उसका जो वेस्ट है वो किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो दोनों ही के टॉपिक जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो इन कोरिलेशंस को हमें पढ़ना होता है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम देखते जाएँगे। फिर हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कि जो पर्यावरण है, उसके कौन-कौन से तत्व हैं। तो पर्यावरण के अगर तत्वों की बात करें, तो पर्यावरण के तत्वों के अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे जीव है, जंतु हैं और पादप है। मुख्य रूप से जो पर्यावरण के जो तत्व हैं, इन तीनों को हम शामिल कर सकते हैं कि जीव भी होता है और जंतु भी होते हैं और पादप जो है, वो भी कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड है। तो पर्यावरण के बस तत्व या फिर हम कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक जो तत्व है, वो दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है? तो इसके अंतर्गत हम इन जैविक अजैविक तत्वों के बारे में बात करेंगे। फिर है मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। तो मैन और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है, इसको हमने सेकंड ईयर के अंतर्गत भी पढ़ा था। क्योंकि जो समय के अनुसार जो है, ये जो रिलेशंस है, वो चेंज होते रहे। जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले पर्यावरणवाद चलता था, नीतिवाद चलता था, उसके बाद संभववाद आया, संभववाद के नव-नीतिवाद आया। तो हमारे जो रिलेशंस है, वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते रहे। तो ये जो रिलेशनशिप है, उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना रहता है। फिर है आपके पार्टिसिपेंट्स एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की गुणवत्ता क्या है? तो पर्यावरण की गुणवत्ता क्या है? तो पर्यावरण की गुणवत्ता का अर्थ होता है कि पर्यावरण में जो ओरिजिनली जो हमें पता ओरिजिनल यानी मौलिक रूप से जो चीज़ें हमें पर्यावरण से मिलनी चाहिए, वो मिलती है तो वो ओरिजिनल है। अगर उसी में किसी प्रकार का मिक्सचर हो रहा है, तो वो कह सकते हैं कि ओरिजिनल नहीं है, उसमें ह्यूमन का कौन-कौन इंटरफेयर है। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन प्योरली अगर मिलते हैं, तो पर्यावरण के द्वारा मिल रही है। अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है या दूसरी नाइट्रेट मिल रही है या सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है, तो ये कैसे कहाँ सही? तो सल्फर डाइऑक्साइड किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। तो इस प्रकार से उसकी गुणवत्ता चेंज हो गई। तो क्वालिटी क्या होनी चाहिए पर्यावरण की उसके बारे में हमें देखना है फर्स्ट यूनिट के। तो पूरा का पूरा ये डिवोटेड रहेगा आपके इसी प्रकार से पर्यावरण के आस-पास के क्षेत्रों में और इसी में ही हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। फिर बाकी की जो यूनिट्स रहेंगे उसमें टोटली आपके एनवायरनमेंट
टॉपिक्स रहेंगे। तो एनवायरनमेंट जिसने 2 सालों में पूरा किया या 3 सालों में पूरा किया, वो विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिन्होंने कंपल्सरी के रूप में उसे क्लियर नहीं किया। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी की बात करेंगे। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या होती है? तो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं और पारिस्थितिकी कितने प्रकार की होती है? तो पारिस्थितिकी को पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होती है, प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कौन-कौन से होते हैं। तो हम इन पारिस्थितिकी के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, ठीक है? फिर है हमारा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जो संगठक है वो कितने हैं? ये किस प्रकार से कार्य करता है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता किस प्रकार से है? और पारिस्थितिकी तंत्र की स्टेबिलिटी यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्थायित्व है वो किस प्रकार से बना रहता है। फिर उसके बाद जियो बायोकेमिकल साइकिल यानी भू जैव रासायनिक चक्र, नाम सुना है कभी? भू जैव रासायनिक चक्र यानी जो पदार्थ साइकिल का अर्थ हाँ होता है सर। जो, हाँ, जो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर पहुंच जाता है। साइकिल साइकिल के पहिए के अनुसार विभिन्न प्रकार के हम इस प्रकार के साइकिल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जियो बायोकेमिकल साइकिल को पढ़ेंगे, उसके बाद वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है कि जैसे कि हम महासागर की बात करते हैं, तो महासागर का पानी है वापस महासागर में कैसे पहुंचेगा? तो महासागरों में जल की वाष्प बनेगी, वाष्प से आपके बादल बनेंगे, बादल से फिर संघनन होगा, संघनन से नदियों में बारिश के माध्यम से पानी आएगा और पानी बहता हुआ वापस किसमें आ जाएगा? सागर में। तो वाटर साइकिल, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन का चक्र, ऑक्सीजन का चक्र, ये रहेगा यूनिट नंबर 2 में। फिर यूनिट नंबर 3 जो है पर्यावरण की समस्याएं, उनके कारण, ठीक है? सबसे पहले पर्यावरण में सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि, फिर है नगरीकरण, फिर है औद्योगिकरण, फिर है आपके यातायात का जो साधनों का जो विस्तार बढ़ रहा है वह, फिर है कीटनाशक और युद्ध, इनका क्या प्रभाव है? फिर पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? उसके अंदर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को मापने के तरीके और उनको कंट्रोल करने के तरीके। थर्ड यूनिट क्लियर? एकदम इजी पॉइंट है और शुरू से पढ़ता है। फिर हम इनके जो यानी सबसे ज्यादा जो माथापच्ची है इन 2 यूनिट के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके जो आपके जो साइंटिफिक जो वर्ड है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको आ सकती है, लेकिन 12th तक या उससे पहले आपके साइंस अच्छा रहा है और इंटरेस्ट है तो हो जाएगा। फिर हम 4th यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे कि पर्यावरणीय आपदाएं क्या है, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अल निनो, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, फ्लड यानी बाढ़, ड्राउट यानी सूखा, वल्केनोज यानी ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप, भूस्खलन, बड़े बांधों का ढहना और एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस यानी लाइट एकदम चली जाए तो हमारी क्या हालत हो। तो ये आपके 4th यूनिट के अंदर के चैप्टर्स है और 4th यूनिट के बाद के जो चैप्टर्स है इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यानी हम पर्यावरण का मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, इकोसिस्टम की स्थिरता या सनातनता, या फिर कह सकते हैं कि वो लंबे समय तक किस प्रकार से चल सकता है इकोसिस्टम, उसके बारे में। फिर संसाधनों का संरक्षण, जिसके अंतर्गत मिट्टी का संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण, खनिज संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। फिर है नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण को प्रबंधित करने के लिए आज तक विश्व में कौन कौन से प्रबंधन चले हैं। और लास्ट है इन्वायरमेंट, पर्यावरण शिक्षा। ये सब टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है। तो एक प्रकार से बिल्कुल इजी सा एक
सब्जेक्ट या टॉपिक रहा है जो हमें पढ़ना है। मे भी कल से तो चलो कल अवकाश रखते हैं, मंडे से हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंट ज्योग्राफी। और जो फर्स्ट पेपर हमारा इकोनॉमिक का रहा है उसमें से कोई डाउट क्लियरिंग को क्लास रखनी है तो हम रखेंगे, नहीं तो हमारा जो टेस्ट यूनिट टू यूनिट टेस्ट के लिए तैयार रहे तो हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। कब से ले टेस्ट, किससे पूछे टेस्ट के बारे में, टेस्ट कब ले? कोई नहीं बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से। आज के लिए इतना ही, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, ठीक है? सर क्या कौन सा टेस्ट सर? टेस्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी में से चलेगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो इतनी सारी यूनिट का एक साथ लोगे सर? नहीं, यूनिट वाइज लेंगे ना, पहले यूनिट तैयार करें हम पहले। पर्यावरण भूगोल का अर्थ, और सर ये पूरी यूनिट नहीं लेनी, आधी आधी ले। आर्थिक संसाधन